से कामयाबी तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। किसी की भी कामयाबी के पीछे कोशिश जरूर रहती है। हमारे आज के कलाकार भी कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने कोशिश की और उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। तो आइए देखते हैं एवी। 15 जनवरी सन 1982 को मुंबई में गायक पिता नितिन मुकेश और दादा वेटरन सिंगर मुकेश चंद्र माथुर के घर पैदा हुए नील नितिन मुकेश का यह नाम नील स्वर कोकिला लता मंगेशकर द्वारा अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम पर रखा गया था। विरासत में मिले गायन को न अपनाकर नील ने अपना रुख फिल्म एक्टिंग की ओर मोड़ दिया और बतौर बाल कलाकार सन 1988 में आई फिल्म विजय और सन 1989 में आई जैसी करनी वैसी भरनी में काम करके अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। मुंबई में ग्रीन लाउंज हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नील ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना भाग्य आजमाने के लिए मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में 4 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप की और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे जोर शोर से आगमन किया कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सन 2007 में जॉनी गद्दार से अपना फिल्मी करियर शुरू करके नील ने सन 2015 तक करीब 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें आ देखें जरा, न्यूयॉर्क, जेल, तेरा क्या होगा जॉनी और प्लेयर्स ने विशेष ख्याति हासिल की। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। आज नील फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब मैं तो आपको बचपन से जानती हूँ, लेकिन आपका जो कल्चर है, जो तमीज़ है और जिस तरह से आप लोगों से पेश आते हैं, वो आपकी जो पहली मूवमेंट थी, जैसे कि आप आए और आपने वेट किया कि एक लेडी बैठे और तब आप जाके बैठे, उसी से साबित हो जाता है। और आपकी बहुत तारीफ़ की जाती है। बहुत प्रोड्यूसर्स ने भी यही कहा है कि जब वो आपके साथ काम करते हैं तो सबसे पहली बात है कि जो आपकी इंसानियत, जो आपकी अच्छी नेचर है, वो बहुत काम आती है। तो मुझे ये बताइए कि ये संस्कार आप को कहाँ से मिले? लोग जब कहते हैं कि आदमी या तो अगर अच्छा हो या बुरा हो, तो पूरा जो श्रेय है वो उसके माँ बाप को ही जाता है। तो अगर आप मुझे इतनी अगर तारीफ़ कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इन तारीफ़ के जो पुल आपने बांधे हैं, इसका भी पूरा श्रेय जो है मैं अपनी माँ और मेरे पिताजी को ही दूंगा। बचपन से ही मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि जैसे पेड़ बड़ा होता है और उसकी डालियों पे फल आने लगते हैं, डालियाँ उतनी ही झुक जाती हैं। उसी किस्म से जब आदमी लाइफ में बड़ा हो, उतना ही ज़्यादा उसे हम्बल होना चाहिए। तो ये एक चीज़ पापा से बचपन से सीखते आया हूँ और एक किस्म से घर में हम सभी ऐसे ही हैं। मेरा छोटा भाई भी ऐसा है, मेरी बड़ी बहन भी ऐसी है। आपके फादर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। खुद ऐसे हैं। हाँ। बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं हम सभी जी। अच्छा, ये बताइए कि एक म्यूजिकल फैमिली में आपने जन्म लिया। आपके ग्रैंडफादर मुकेश जी इतने बड़े सिंगर थे, आपके फादर भी बहुत बड़े सिंगर हैं। ऐसा क्यों है कि आप सिंगर नहीं बने और आपने एक एक्टर बनने के बारे में सोचा? बहुत लंबी कहानी है। अगर एक्टर की कहानी आपको सुनाऊं, मगर शॉर्ट में आपको सुना देता हूं। तो बचपन में मैं दादी के बहुत ही करीब था, तो फ्राइडे और सैटरडे क्योंकि स्कूल नहीं था अगले दिन, तो उनके साथ हम जाके नेहा और मैं समय बिताते थे। तो इतने सारे ट्रॉफीज़ हुआ करते थे, फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड घर पे। तो हमेशा मुझे तो लगता था कि कोई सैक रेस में जीत के आया है या 100 मीटर की दौड़ जीत के आया है, क्योंकि बचपन में हम अगर स्कूल में जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत 100 मीटर की रेस होती है। तो मैं हमेशा उनसे पूछता था कि बड़ी मम्मा ये ट्रॉफीज़ किन्होंने जीती है? ये तुम्हारे दादू के ट्रॉफीज़ हैं। तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि
आप बताइए कौन से रेस में इन्होंने इतनी सारी तो उन्होंने कहा नहीं बेटे, तुम्हारे दादू एक गायक थे, तुम्हारे पिताजी एक गायक हैं। और 3 साल की छोटी उम्र में समझ नहीं आया कि गायक, तो बहुत सारे सवाल उठते थे और उन्होंने मुझे राज अंकल की सारी फिल्में दिखानी शुरू की। करीबन 100 बार के ऊपर हर फिल्म देखी होगी राज अंकल की मैंने। और हमेशा यही उनसे लड़ाई होती थी कि आप झूठ बोल रही हैं बड़ी मम्मा, गाना तो राज अंकल गा रहे हैं। तो फिर 4 साल की उम्र पे यश चोपड़ा जी ने पापा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि नील बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अगर विजय फिल्म करे, जूनियर ऋषि कपूर जी का किरदार है। Papa was really happy, excited, and he said, "Yes, of course, I'll want Neil to be a part of it." And जब जाके मैंने फिल्म की, तब जाके गाना था अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाँ। जिसे लिपसिंक मुझे करना था। हाँ। तो जाहिर सी बात है, इतना छोटा था, राज अंकल की सारी फिल्में इतनी बार देखता था, मुझे फिल्मों से वैसे ही लगाव होने लगा था। और फिर वो माहौल देख के, लाइट्स कैमरा एक्शन सुनते ही, और जिस किस्म से यश अंकल उस समय इतना मुझे पैम्पर करते थे, वो सब कहीं ना कहीं रह गया। मगर पहली बार जब मैंने प्लेबैक खुद किया, वहाँ पे लिप सिंक किया, तो मैं दौड़ा दौड़ा बॉम्बे वापस जब आया, मैं सीधा दादी के पास गया, उनसे कहा कि अब मैं जानता हूँ कि आप कहना क्या चाह रही थी, कि मेरे दादू करते क्या है मैं समझ गया, अब आप दादू का कोई गाना लगाइए। तो उन्होंने लगाया एक दिन बिक जाएगा, और मैंने अपने होंठ हिलाए उस गाने पे, और तब से ही इंटरेस्ट जो था बड़े पर्दे पे आने का था। और पापा, और एक्चुअली पापा का हमेशा से यही मानना है कि मुकेश परिवार में क्रिएटिविटी हमेशा से रहनी चाहिए, चाहे वो एक अभिनेता बने आदमी, या एक निर्देशक बने, या गायक बने। क्रिएटिविटी हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, सो you know we're just a part of this one big tree with a lot of branches on it. आपके जो छोटे भाई हैं वो खाली 21 साल के हैं और ऑलरेडी वो डायरेक्शन में घुसे हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो उन्हें भी सिंगिंग और एक्टिंग से कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगता है? आपकी सिस्टर भी सिंगर नहीं बनी, ऐसा कैसे हुआ? मेरी सिस्टर बहुत अच्छी सिंगर हैं। हाँ। उन्होंने कभी प्रोफेशनली, वही मैं कह रही हूँ कि लेकिन प्रोफेशनली नहीं लिया उन्होंने। उनसे अगर अपनी तुलना करूं तो उनसे ज़्यादा अच्छा सिंगर मैं खुद भी नहीं। हालांकि मैं खुद भी ट्रेन सिंगर हूं, दादुन के गुरुजी ने ही नेहा और मुझे ट्रेनिंग दी है। मैं पियानो भी बजा लेता हूं, पियानिस्ट हूं, कंपोज करता हूं, कोशिश कर रहा हूं, और एक दिन कामयाब ज़रूर होऊंगा उसमें भी। मगर मेरा छोटा भाई है ना, वो छुपा रुस्तम है। उसे अक्सर बंद कमरे में आवाज़ सुनाई देती है कि वो गाना गा रहा है। कभी अंग्रेजी गाना गाता है, कभी हिंदी गाना गाता है, लेकिन हमारे सामने कभी नहीं गाएगा। बाथरूम सिंगर जिसे कहा जाता है, मतलब। अब मैं तो उसे बेडरूम सिंगर कहूँगा, क्योंकि बाथरूम में मैंने कभी सुना नहीं। मगर सुर में बहुत है। तो हमेशा हम पापा और मैं यही कोशिश वापस करते हैं कि वो जो एक उसमें जो टैलेंट है उसे हम बाहर ला सके। अच्छा, मुझे मालूम है कि जब आप छोटे से थे, 4 साल 5 साल के, तो आप जब स्कूल से वापस आते थे तो आप या तो सुपरमैन की, आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी और कभी आप सुपरमैन की ड्रेस पहनते थे, कभी बैटमैन की ड्रेस पहनते थे और फिर उसमें एक्टिंग करते थे। आपने अपना होमवर्क किया। मेरे पास कभी नॉर्मल कपड़े होते ही नहीं थे। इतना शैतान था। कभी मैं पुलिस अफसर बन गया, कभी बैटमैन बन गया, कभी सुपरमैन बन गया, कभी रैम्बो बन गया। तो रैम्बो का एक बहुत दौड़ उस समय चालू था, सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्में थी। तो हर दिन स्कूल के बाद मैं सर पे पट्टा बांध के, मम्मी की बटर नाइफ अपने बेल्ट में छुपा के, कहीं अपने दोस्तों की गन लेके रैम्बो बन जाता। और एक दिन मम्मी ने सारे कॉस्ट्यूम्स छुपा दिए थे कि उन्हें खुद को एम्बैरेसमेंट होता था। तो उन्होंने सारे एक दिन कॉस्ट्यूम्स छुपाए, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बाहर था, बनी रैबिट का, खरगोश का, और वो पहन के मैं बाहर आ गया। यानी कुछ ना कुछ तो बनना ही था। मगर अगर मेरी यानी कामयाबी के पीछे हल्का भी अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो वो माँ को है।
क्योंकि बचपन से ही लेके आज तक उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। एक हमारा कमरा हुआ करता था, उस कमरे में एक छोटी बैल्कनी थी और उस बैल्कनी में, यानी काफ़ी अच्छी बड़ी बैल्कनी थी, जहाँ मम्मी अपना काम उस बैल्कनी में करवाती थी। मैंने उस बैल्कनी पे कब्ज़ा ले लिया और पूरा हुक्म मैंने जमा लिया कि ये बैल्कनी तो मेरी है। एक कभी मेरे कंप्यूटर का लैब बन गया, कभी मैं साइंटिस्ट के रूप में आ गया, कभी मैं पेंटर बन गया, कभी कारपेंटर बन गया, तो वो नील का डेन बन गया था। हाँ। और मम्मी ने कभी भी मना नहीं किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, सामान हटाओ, मुझे ये करना है यहाँ पे। हमेशा से ही मम्मी ने मेरा साथ दिया है। तो उस अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि आपने सिंगिंग ट्रेनिंग प्रॉपर ली है और गुरुजी से ली है, तो मुकेश जी का कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपका फेवरेट सॉन्ग रहा हो, आप कुछ लाइनें हमें सुनाएंगे? उनका एक मेरा सबसे पसंदीदा गीत है, जिंदगी ख्वाब है। वो तो है ही। जरूर जरूर। तो उनके चंद लाइंस गालूंगा आपके सामने, अगर इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होंठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होंठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। सब सच है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप कभी अपने दादाजी को मिल नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो जल्दी गुजर गए, तो कभी वो कमी महसूस होती है कि अगर इतने बड़े सिंगर थे वो, अगर आप उनसे मिल पाते तो क्या कहते आप? शुरुआत में और आज भी कभी कभी कमी ज़रूर महसूस होती है, मगर मैं अपनी लाइफ में बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरी दादी थी, मेरे पिताजी हैं, और उनके, मेरे दादू के इतने सारे दोस्त, जिनकी वजह से उनकी यादें जो इन सब ने ताज़ा रखी हैं और मुझसे शेयर की है, वो शायद एक किस्म का जो गैप था वो इन सभी लोगों ने ब्रिज कर दिया है। तो बचपन में इतनी, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि वाओ, जब मालूम पड़ा कि मेरे दादू इतने बड़े नामचीन शख्स हैं और उनके बारे में लोग इतना, उन्हें इतनी इज्जत देते हैं, तो एक किस्म से शौक बढ़ गया था, एक किस्म से उनके प्रति इज्जत और बढ़ गई थी। मुझे पता है कि आपने बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं बटोरी हैं, बहुत सारी बटोरी हैं, तो और उनको बड़ी मम्मा से ये मैं, अब होता क्या था, अब उनसे मैंने ये एक बाटर सिस्टम कर लिया था कि अच्छा, उन्हें बच्ची बहन मैं बुलाता था कि बच्ची बहन, मैं ऊपर आके आपके साथ रहूँगा सिर्फ इस शर्त पे कि दादुन के कबर्ड से आप मुझे अगर कुछ निकाल के दें। शुरुआत में तो कुछ छोटा उनका टाई पिन दे दिया, कभी कुछ, फिर बाद में तो मैं चाबी ही ले लेता था और अब उनका पूरा वार्डरोब जो है वो मेरे पास है। उनकी घड़ियाँ, उनके टाइज, उनके टोपी, उनकी छड़ी, उनका वॉकिंग स्टिक, सब कुछ। जी। तो पिताजी ने, दादी ने, और दादी मुझे इतनी कहानियाँ सुनाती थी दादुन के बारे में। आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल लव स्टोरी इफ यू एवर हियर इज मुकेश जी's लव स्टोरी। ये लव स्टोरी मैं आपसे जरूर सुनूंगी, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं नील से। तो नील, आपका नाम तो बहुत ही लंबा है, नील, नितिन, मुकेश, तीनों जनरेशन सामने आ जाती है, लेकिन मुझे मालूम है कि लता जी ने आपका नाम नील रखा था, वो कहानी बताइए। तो कहानी मैंने भी ही सिर्फ सुनी है।
पापा ने कहा जब छोटा था, जब नामकरण था तो सारे फैमिली के मेंबर्स आए थे, लता आंटी भी थी और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप नाम चुनें। तो देखते ही उन्होंने कहा कि ये तो अंग्रेज़ का बच्चा दिखता है, हाँ। इसका नाम तो अंग्रेज़ों वाला होना चाहिए। और अक्षर जो निकला था तिथि के हिसाब से वो न था। न था। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी ऑप्शंस थे, निखिल, नीरज, ऐसे काफ़ी ऑप्शंस थे। आपके छोटे भाई का नाम भी नमन है, वो भी एन से है। पूरी फैमिली का नाम एन से शुरू है जी। नितिन, निशी, नेहा, नील, नमन। माय गॉड, 5 Ns। कोइंसिडेंस है ये, पता नहीं। अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। सो उन्होंने कहा कि तुम नील रखो, तो पापा ने कहा NEEL। उन्होंने कहा नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला नील, तो NEIL, उस हिसाब से फिर नील मतलब उनको तभी पता था कि आप उतना ऊंचा जाने वाले हैं। कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी मिल रही है। कर रहे हैं कोशिश। अच्छा ये बताइए, आप कहानी बता रहे थे अपनी दादी और दादा की, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, रोमांटिक लव स्टोरी बताइए। बहुत ज़्यादा। मैं तो हमेशा जब वो कहानी उनकी सुनता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कभी अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में ऐसी कहानी ऐसा अगर हो जाए। ऐसा कुछ हो जाए तो शायद बहुत खुश हो जाऊँ। तो दादुन अपने स्ट्रगल वाले दिन बॉम्बे आए थे। चौपाटी की खाली समय में बहुत चौपाटी घूमा करते थे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई मेरी दादी से। मेरी दादी के बड़े भाई से उनकी दोस्ती अच्छी थी और दोस्ती यारी में उनकी मुलाकात मेरी दादी से होने लगे, मगर फैमिलीज वर नॉट अग्रीइंग टू इट। मेरे दादी की फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी। क्या वजह थी? कि एक आदमी आया है, गायक बनने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगलर है, पता नहीं क्या लाइफ होगी। टिपिकल फिल्म स्टोरी दिस इज। और दादी की फैमिली क्या थी, मतलब क्या करते थे? गुजराती फैमिली एंड वेरी कंजर्वेटिव। तो बिजनेस लाइन एक्चुअली। जी हाँ, एंड वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल टू डू। एंड दे वर, जाहिर सी बात है कि माँ बाप थोड़े अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव तो होंगे ही। तो उन्होंने मना कर दिया। तो दादी ने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ किसी पूजा के लिए, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्हें लॉक कर दिया गया था एक रूम में और दादू जो हैं चौपाटी चेम्बर्स के नीचे एक ट्रक में पहुँचे, उसमें गद्दे लगे थे और एक्चुअली में दादी जो हैं उन्होंने 2 माले से यानी साड़ियाँ बांध के जो है वहाँ पे ट्रक में उन्होंने कूदी मारी और वहाँ से फिर वो भागे और शादी करके फिर घर पहुँचे। और फिर कोई ऑप्शन था नहीं मगर बट गिव देम आशीर्वाद एंड से के वेलकम टू द फैमिली। और मगर उसके बाद कहना चाहूँगा कि जितना मेरे दादू से उनकी फैमिली प्यार करती थी, शायद ही खुद दादी। That's lovely. और इतना कहना चाहूँगा कि जब तक दादी साथ में थी, she never spoke of anything else but Mukesh. She loved him so much. अच्छा ये बताइए कि आपने HR कॉलेज से जी BCom किया जी। तो आप बहुत क्लियर थे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और मुझे एक एक्टर बनना है। तो फिर आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि मैं कॉलेज भी जाऊं और मैं पढ़ाई पूरी करूं, और BCom ही क्यों? पहली बात तो साइंस में जाने लायक था ही नहीं। इतना आपको पढ़ाई में तो बिल्कुल शौक नहीं था, कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। मुकेश परिवार में शायद ही कोई इतने पढ़े लिखे हैं। सिवाय मेरे चाचा जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेरी बड़ी बुआ जो हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, मगर आप तो बहुत शैतान थे और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ। तो हालांकि मुझसे ज़्यादा शायद पापा पढ़े लिखे हैं और मुझसे ज़्यादा मेरी बड़ी बहन भी पढ़ी लिखी हैं, मगर मेरा ये मानना था कि एक किस्म की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आप करें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, एक किस्म का एक बेसिक नॉलेज जो है लाइफ के, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आप नॉलेज थोड़ा हासिल करें, ज्ञान करें। पहली बात तो वो थी। दूसरी बात प्रेस्टीज इशू बन गया था कि अपने सारे दोस्त जो हैं कॉलेज में जा रहे हैं, अगर हम कॉलेज नहीं गए तो फिर
अनपढ़ से कहलाएंगे। हाँ, यानी लोग कहेंगे यार ये बस तो स्कूल अनपढ़ पास है। गवार है बेचारा, हाँ। ये कोशिश ही करते रहेगा अपनी लाइफ में। और तीसरी बात ये भी होगी शायद मस्ती मजाक कॉलेज के जो दिन होते हैं वो एक अलग वो ही तो मैं उसका यानी मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक इंडिपेंडेंट मैन बनाने का अगर मैं किसी को श्रेय। श्रेय देता हूँ तो वो मैं अपने कॉलेज लाइफ को, अपनी प्रिंसिपल साहिबा इंदु शाहनी जी को और अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे कॉलेज में थे। बहुत मज़ेदार किस्सा है। हाँ। मेरे सारे दोस्त बहुत ही पढ़ाकू हैं, तो किसी के 90% आए, किसी के 80, कोई 95, कोई स्कूल में पहले नंबर पे आया, अव्वल नंबर पे आया। अब मेरे उस समय 72% आए, जो हालांकि इतने बुरे नहीं थे क्योंकि हमें पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। हमें लगा कि हम तो फेल होंगे इस साल। और वो फेल होने वाला किस्सा भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। तो पहले मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। पापा के साथ अमेरिका गया हुआ था उनके वर्ल्ड टूर पे, जेट लैग की वजह से सो रहा था। अगले दिन रिज़ल्ट आने वाला था, सभी टेंशन में घर पे थे कि नील घोड़े बेच के सो गया है। हाँ। हमें टेंशन है कि कल सुबह इसका रिज़ल्ट है। रिजल्ट आने वाला है। अब करीबन 6 बजे मेरी बुआ जो है, छोटी बुआ नन्नी, उन्होंने पानी फेंक के जगाया। मेरी बड़ी बहन, मेरी बुआ, मेरे पिताजी, माँ, सब एक कमरे में बहुत ही सहमे सहमे बैठे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं नील, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला है 10th स्टैंडर्ड का, तुम पास हो गए या फेल? मैंने कहा अब जो भी होगा वो होगा। कोशिश की है। हाँ। अब देखते हैं। हाँ। पेपर में लिखा तो है मैंने, काफ़ी सप्लीमेंट्स भी मांगे थे। अब पेपर भर तो दिए, अब उसके ऊपर नंबर आएगा नहीं वो पता नहीं। हाँ। तो कुछ हुआ, मेरी बुआ को ना ऐसा थोड़ी देर बाद उन्हें एक झटका सा लगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी स्कूल की डायरी दो। उन्हें स्कूल की डायरी दी। उन्होंने स्कूल फ़ोन किया। स्कूल फ़ोन करके जो प्रिंसिपल साहिबा उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस साल आपके सारे बच्चे जो हैं पास हो गए। अब प्रिंसिपल साहिबा भी उस समय किसी चीज़ से गुज़र रही थी, नाराज़ थी। और पहली बार कई सालों में एक बच्चा जो है फेल हुआ था उस साल। और बिना नाम सुने मेरी बुआ ने ये अंदाज़ा Assume लगा कर लिया कि आप ही कि फेल वो हुए। मैं ही था। हाँ। तो सीधा फ़ोन रखा, चप्पल उतारी अपनी और जो मारने लगी मुझे, तो मेरे पिताजी डर गए। क्या हुआ? मैंने कहा मुझे लगता है फेल हो गया हूँ। मेरी माँ अपने आप को एक बाथरूम में बंद करके वो रोने लगी। फिर मेरी बुआ जो थी मारे जा रही है, मेरी बड़ी बहन जो थी रोने लगी। मैंने कहा जाके रिज़ल्ट लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या है। गया स्कूल तो पापा ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तुमने कुछ अगर गलत कर लिया तो। मैंने कहा क्या करूँगा, घर रिज़ल्ट घर ले आऊँगा चुपचाप। तो आए, गया ऑफिस, प्रिंसिपल बैठी थी वहाँ पे। उनसे कहा मैंने कि मैम मैं पास हुआ या फेल। और इतना टेंशन बिल्डअप हो गया था उस समय तक, जब उन्होंने कहा कि बेटे तुम पास हो गए हो, तो मैं रोने लगा। ओहो। टेंशन की वजह से मैं रोने लगा। उतने में बड़ी बहन आई, उसे लगा कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, वो भी रोने लगी। मैंने कहा कि मैं खुशी की वजह से रो रहा हूँ, ये खुशी के आंसू हैं, फेल नहीं मैं पास हो गया। फिर पापा के पास गया, उन्हें रिज़ल्ट दिखाया। पापा इतने खुश थे, इतना उन्होंने स्कूल में ढिंडोरा पीटा कि मेरा बेटा पास हो गया। कुछ लोगों को तो ये लगा कि मैं फर्स्ट आया हूँ क्योंकि पापा इतने खुश थे कि मेरा बेटा पास हो गया। और शायद जिसके 90% भी होंगे, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी नहीं दी होंगी जिस किस्म की पार्टी पापा ने मेरे लिए रखी, क्योंकि बेटा पास हो गया। अब पास तो हो गया मगर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, किसी भी लिस्ट पे मेरा नाम आया नहीं। बहुत नाराज़ था और कॉलेज से बाहर आ रहा था कि एक घंटा बजा कि कल्चरल कोटा के जितने भी लोग हैं कल्चरल कोटे वाले इधर आओ। मैंने कहा ये कल्चरल कोटा क्या होता है? हाँ। मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये कल्चरल कोटा,
तुम पेटी वेटी बजाते हो, तुम ड्राइंग वॉइंग करते हो। ऐसे मैं ये सब गाना वाना गाता, ऐसे ये सब करता हूँ। अच्छा, तो तुम आओ अपना लिस्ट पे अपना नाम लिखो और भर के आओ। अब पापा उस समय थे नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि एक आइडिया है, मैं अपना नाम नील, नितिन और मुकेश लिखता हूँ, ताकि नाम पढ़ के उन्हें मालूम तो पड़े मुकेश जी का पोता है, नितिन मुकेश जी का बेटा है। हाँ। लिस्ट पे नाम लिखा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बुलाए और प्रिंसिपल ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गया और उन्होंने पूछा एकदम से कि क्या तुम मुकेश जी के पोते हो? मैंने कहा बेटे काम आ गया है ना, दादा का नाम, दादा का नाम, पिताजी का नाम काम आ गया। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि बताओ क्या हुनर है? तो मैंने पियानो बजाया, कीबोर्ड बजाया और गा के उन्हें सुनाया और अपने सारे आर्ट के सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़ एक्सेट्रा सब दिखाए और एडमिशन मिला। मुझे एक अच्छी सी बात पता चली है आपके बारे में कि आपको गुजराती खाना बहुत पसंद है, बहुत छुंदा आपको बहुत पसंद है और आप गुजराती दाल के बगैर खाना नहीं खाते। मारी दादी गुजराती हता, हाँ, तो ऊपर पौणो गुजराती छू, हाँ, मारा टेस्ट बड गुजराती। सो बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर, बचपन से ही शौक था गुजराती खाने का। मेरा एक भी मील, चाहे आप इटालियन खाना बनाए या पास्ता घर में बनाए, दाल चाहिए गुजराती, एक गुजराती दाल और एक कटोरी छुंदा, हाँ, जरूर चाहिए। तो छुंदा तो मैं एज डिजर्ट खा लेता हूँ कभी कभी। इसी खाने की बात पे हम मुंह में पानी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं नील से। तो नील, अब आ जाते हैं आपके करियर पर, आपकी फर्स्ट फिल्म पर। ये बताइए कि आपकी फर्स्ट फिल्म आपको कैसे मिली? जॉनी गद्दार। वापस बहुत ज़्यादा ही लंबी ये कहानी है। मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था यशराज फिल्म्स में और कुछ समय के बाद मुझे लगा कि समय अब सही है कि मैं जाऊं और काम ढूंढूं। तो करीबन 21 साल का था और पूरा कैलकुलेट कर लिया था मैंने अपने दिमाग में कि थोड़ा समय लगेगा फिल्म ढूंढने में, फिल्म शूट होने में और रिलीज़ होने में। मगर कुछ भी हो, 25 साल की उम्र में मेरी पहली फिल्म जो है वो रिलीज़ होनी चाहिए। करीबन 21 साल की उम्र में बहुत लोगों से मुलाकात होती थी और अपने दादू का नाम इस्तेमाल करता था, मगर बहुत लोग मिलते थे, बहुत प्यार से बहुत इज्जत देते थे, चाय पिलाते थे, मगर काम नहीं देते। और हमेशा मुझसे पूछते कि नील तुम एक गायक क्यों नहीं बन जाते, एक्टर क्यों बनना चाहते हो? शायद लोग तुमसे कहते होंगे कि तुम गुड लुकिंग हो, इस वजह से। अब मेरा उनसे यही एक सवाल हमेशा से था कि मैं अपने आप को गुड लुकिंग नहीं मानता, मैं अपने आप को सिर्फ एक एक्टर की हैसियत से ही देखता हूँ। मैंने इसमें ट्रेनिंग ली है, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ कि मैं ये कर पाऊँगा, मगर फिर भी शायद उन्हें वो परख नहीं थी जो मुझ में और मुझे अपने आप में थी। फिर भी कोशिश करते गए और बहुत संघर्ष के बाद एक हवा सी फैल गई थी इंडस्ट्री में कि नील करके एक लड़का है जो कि एक एक्टर बनना चाह रहा है। और उसी टाइम पे पापा को एक फंक्शन में जाना था जहाँ पापा नहीं जा पाए और मैं गया उनकी जगह, और मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई झामू सुगंध जी से। पहले तो जब झामू जी मुझसे मिले तो मुझे मालूम नहीं था कि, क्योंकि फिज़िकली और पर्सनली कभी मैं उनसे मिला नहीं था, तो वो आए और इतने लंबे चौड़े इंसान थे, गॉड ब्लेस हिम। उन्होंने कहा कि तुम मुकेश जी के पोते हो? मैंने कहा जी। तुम एक एक्टर बनना चाह रहे हो? मैंने कहा जी। अटेंशन फिर गया उनके थ्रू टुवर्ड्स हिम, द अटेंशन वेंट। जैसे कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम आके मुझसे कल मिलो, मैं तुम्हें एक फिल्म ऑफ़र करना चाह रहा हूँ।
फिर अटेंशन गया उनके ऊपर और ज़्यादा, और मैंने उनसे कहा आपका नाम सर? उन्होंने कहा तुम मुझे पहचाने नहीं, झामू सुगंध नाम है मेरा। हाँ। मैंने कहा झामू सुगंध नाम सुना है, आपको कभी मिला नहीं हूँ सर, माफ़ करना इसलिए थोड़ा। और उस समय इतना यंग था कि इतना एक किस्म का एंगर था मुझ में कि यार कोई काम क्यों नहीं दे रहा, है ना। हाँ। तो थोड़ा गुस्सा उन पे भी उस समय निकला। झामू जी आप हाँ कौन सी फिल्में की है? तो उन्होंने कहा दिल से, रोजा, ये वो। मैंने कहा अच्छा लगान भी आपने की है सर। और फिर मैंने कहा कि प्लीज़ सर आप मुझे बताइए, मैं आके आपसे मिलूँगा, कल आके मिलना मुझे 9 बजे सुबह। 7:30 बजे पहुँच गया था। 7:30 बजे सुबह नेपेंसी रोड से लेके जुहू तक एक बस पकड़ी और गया मैं अपने रूट वाया रूट पकड़ के पहुंच गया। 7, 7:30, पौने 8, 8, 8:30, 9 जब वो आए, ठीक 9 बजे खुद आए। उन्होंने देखा भी नहीं। अब मैं इस टेंशन में यार कि पार्टी में लोग कुछ भी बोलते होंगे शायद, इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। और उस टेंशन में मैं नीचे ही बैठा था कि उनके सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि सर बुला रहे हैं। ऊपर गया, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये 2 कहानियाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पढ़ो। एक थी फिल्म जाने तू या जाने ना, और एक थी फिल्म जॉनी गद्दार। जॉनी गद्दार का नाम सुनते ही मैंने कहा ये क्या फिल्म है, और नाम था श्रीराम राघवन। उनकी पहली फिल्म थी एक हसीना थी, तो देख चुका था, ऑलरेडी इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ दोनों कहानियाँ पढ़ के सुनाओ, क्योंकि एक बार कहानी जब बचपन में सुनते हैं तो वो दिमाग में रह जाती है। उसी तरीके से मम्मी अगर कहानी सुनाती तो वो कहानी याद रहती है। आज भी मैं उनसे बहुत बार कहता हूँ कि आप पढ़ के सुनाइए। उन्होंने जॉनी गद्दार कहानी पढ़ी और मैंने कहा यही करनी है। आपने दूसरी पढ़ी भी नहीं? बहुत लोग नाराज़ थे। हाँ। कि मेरे पिताजी ने खुद मुझसे 6 महीने बात नहीं की। हाँ। मेरी माँ काफ़ी नाराज़ थी कि तुम जॉनी गद्दार क्यों करना चाह रहे हो, एक नेगेटिव रोल है, तुम 5 लोगों को मारना चाहते हो इस फिल्म में, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ऐसे माँ यही एक मौका है कि इतने सवाल जवाब जो उठते हैं कि क्या मुकेश जी का पोता एक एक्टर बन पाएगा, क्या मुकेश जी का पोता एक एक्टर लायक है या नहीं, क्या नितिन मुकेश जी का बेटा इस इंडस्ट्री में कदम रख पाएगा। ऐसे अगर तो ये फिल्म हाथ में आती है तो एक चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आपका बेटा एक्टर बन सकता है या नहीं। आपका बेटा बहुत अच्छा एक्टर है, ये आपसे लोग कहेंगे। मम्मी ने कहा चलो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तुम कर लो। लेकिन आपको बहुत अप्रिशिएट किया गया उस फिल्म में, आपको नॉमिनेट भी 23 किया साल गया। का था जब वो फिल्म शुरू हुई और बहुत संघर्ष के बाद मेरा पहला ऑडिशन अनुराग कश्यप जी ने लिया। एक फिल्म का सेट था, परिणीता फिल्म बन रही थी, प्रदीप सरकार जी की फिल्म। हाँ, नटराजन विद्या बालन आई थी। जी हाँ। नटराजन सुब्रमण्यम डीओपी थे उस फिल्म के, जिन्होंने शूट किया एक ऑडिशन, छोटा सा ऑडिशन। फिर श्रीराम राघवन जी के पास भेजा गया और श्रीराम राघवन जी ने उसके बाद 8 महीने मेरा हर दिन ऑडिशन लिया है, हर दिन। और एक वर्कशॉप हुआ था जहाँ पहले तो बहुत सवाल उठते थे कि ये मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं, ये ऐसा मैं ये सब क्यों करूं, जो फिल्म रिलेटेड सामान भी नहीं था, काम भी नहीं था। फिर मुझे एहसास हुआ कि एक गुरु जब अपने शिष्य को सिखाने जाता है तो पहले तो उसके सारे जो गुरूर है वो पहले तोड़ देता है। तो मैं अपनी लाइफ में अगर कोई और किसी और को गुरु अगर मानता हूँ तो वो है मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन जी को और उनकी पूरी टीम, पूजा लड्ढा, सुरती, संजय राउतरे, सारे असिस्टेंट्स जो थे उस समय। इस टीम ने जिस किस्म से मुझे पहले तोड़ा और फिर वापस जोड़ा, तो आज भी अगर एक्टिंग के बारे में अगर थोड़ी भी जानकारी और टेक्निकल एस्पेक्ट अगर थोड़ी भी जानकारी है तो वो है श्रीराम जी की वजह से।
और 8 महीने के बाद उन्होंने शूट के एक दिन पहले कहा कि कल से फिल्म शुरू हो रही है। कब को फिल्म शुरू हो गई, 70% कंप्लीट हुई, मगर 70% कंप्लीट होने के बाद फिल्म अटक गई। मगर एक चीज़ है कि पूरी जो टीम थी, पूरी टीम को विश्वास था कि ये फिल्म ज़रूर रिलीज़ होगी। और बहुत संघर्ष के बाद एक देवता समान इंसान हमारी ज़िंदगी में आए, मनमोहन शेट्टी सर। और रमेश जी भी उस समय थे। मुझे याद है कि रमेश जी भी घर पे थे जब मेरी मुलाकात मनमोहन अंकल से हुई, और दोनों ही बैठ के उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है और ये ज़रूर चलेगी नील, इसे हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। और पूजा शेट्टी, मनमोहन सर की बेटी, उन्होंने फिल्म देखी, मनमोहन सर ने फिल्म देखी, बहुत पसंद आई, और उन्होंने झामू जी से बात की, फिल्म अपने हाथ में ली, और बाकी का जो पैसा था डाल के वो फिल्म कंप्लीट हुई। और सारी पॉजिटिव एनर्जी जो थी वो जॉनी गद्दार को उस समय मिल गई, और अगर आज आपके सामने बैठा हूँ तो उस मोमेंट की वजह फिल्म से। की बदौलत। बहुत अच्छा लग रहा है बातें करके नील, लेकिन इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम बात कर रहे हैं नील से। तो नील, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए ज़िंदगी एक लहर पर चलती है। तो आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते, आपकी इनिशियल फिल्म बहुत सक्सेसफुल रही, और उसके बाद 3 ऐसी फिल्में आई जो एक ही साल में रिलीज़ हुई, और तीनों ने अच्छा ऑन बॉक्स ऑफिस अच्छा रिजल्ट नहीं, फ्लॉप, वेल मैं नहीं कहना चाहती थी, तीनों फ्लॉप हुई, 3G, डेविड एंड शॉर्टकट। तो बताइए, जब ये 3 फिल्में एक ही साल में फ्लॉप हुई तो आपको कैसा लगा, और आपने इस डिप से, मतलब जो एक डाउनफॉल आया, उससे कैसे डील किया? लाइफ में एक बहुत अच्छा समय आ गया था जब न्यूयॉर्क, और तो बहुत लोग चढ़ाने लगे थे, हम चढ़ते गए, मगर लकीली हम चढ़े सिर्फ क्रिएटिविटी पे और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे। मैं आज भी अगर आप देखें तो शायद कभी भी बॉक्स ऑफिस डिस्कस नहीं करता। अगर डिस्कस करता हूँ तो मैं अपने फिल्म्स, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कहानियाँ, अपने किरदार और टेक्निकल एस्पेक्ट्स कि फिल्म कितनी अच्छी बनी या कितनी बुरी बनी। तो उस बात के टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे अगर मैं इवैल्यूएट करूँ तो डेविड बेहतरीन फिल्म है, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस फिल्म का हिस्सा था। शायद समय से थोड़ी आगे बनी थी, शायद उस समय कुछ स्टार्स जो थे सही नहीं पड़े, लोगों तक नहीं पहुंच पाई ठीक से। बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं एक फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर सक्सेस होता है तो बहुत लोग श्रेय लेना चाहते हैं, और अगर फ्लॉप होती है तो हम बैठे हैं यहाँ पे, सब ब्लेम आप पे जाता है, एक एक्टर पे जाता है। एक एक्टर पे जाता है। तो हालांकि मेरी करियर की मेरे पसंदीदा फिल्मों में से बहुत ज़्यादा ही मेरे दिल के करीब डेविड, जब वो फिल्म नहीं चली तो उसका असर ऑटोमेटिकली मेरी आने वाली दूसरी फिल्म, दोनों फिल्मों पे पड़ा। 3G, हालांकि 3G जिस बजट में बनी थी उस बजट के लिए अपना वो खेल कर गई, और अच्छे से मेरे प्रोड्यूसर्स नाराज़ इतने नहीं थे, आई होप एटलीस्ट। और हमने कोशिश की थी कि एक सुपरनैचुरल थ्रिलर एक अच्छे से हम उसे प्रोजेक्ट करके आप लोगों के सामने लाए। दर्शकों को पसंद भी आई थी और काफ़ी हफ्तों तक चली भी थी, मगर परसेप्शन नहीं बना पाई। तो लोगों को लगा कि ये फिल्म भी पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई। अब उस फिल्म का असर पड़ा मेरी तीसरी फिल्म पे, और सबसे बुरा असर एक्चुअली उस ही फिल्म पे पड़ा था। एक फिल्म थी शॉर्टकट रोमियो।
बहुत मेहनत गई थी उस फिल्म में। और अगर तो लोग देखे कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ना तो उस फिल्म को DTH पे या सैटेलाइट पे रिलीज़ किया है और ना ही उसका DVD मार्केट में रिलीज़ किया है प्रोड्यूसर ने। और बहुत बार मैंने उनसे सवाल पूछा क्यों, तो शायद उन्हें लगता है कि सही समय पे वापस वो लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। मगर अगर आप फिल्म देखें तो फिल्म अच्छी है, मगर किस्मत की बात है कि उस फिल्म की भी शायद उस समय उसका समय नहीं था और वो फिल्म नहीं काम अपना कर पाई बॉक्स ऑफिस पे। अब बहुत सारे सवाल उठने लगे कि यार इस लड़के की फिल्में लगातार 3 फ्लॉप हुई हैं। कितने लोग जो साइन करना चाह रहे थे पीछे हट गए, कितने लोग जो कहना चाह रहे थे कि हाँ नहीं एक्टर अच्छा है, मगर तो लोग हमेशा से कहते थे कि एक्टर बहुत अच्छा है, ये काम अपना अच्छे से कर लेता है, मगर शायद इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। एक बात बताइए, आप पर्सनली इतने सॉफ्ट, इतने जेंटल, एकदम एक प्रॉपर जेंटलमैन, तमीज़दार, आप हमेशा डार्क और ग्रे रोल्स क्यों करना पसंद करते हैं? शायद हर एक बैलेंस फैक्टर होता है लाइफ में। तो आपकी जो भी नेगेटिव फैंटेसीज हैं, हाँ, वो जिसे आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते, मैं अपने फिल्मों में कर पाता हूँ। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने एक छोटी सी NGO भी शुरू की थी जी। और अपनी दादी के नाम से शुरू की थी। तो दादी के नाम से क्यों शुरू किया और वो क्या है? मेरी दादी, जैसे मैंने पूरे शो में आपसे कहा है और दर्शक जान गए होंगे कि मैं उनके दिल के बहुत ही करीब था और वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो उनके देहांत के बाद मुझे लगा कि एक किस्म से उनकी यादें जो हैं हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहे और मैं एक चीज़ में कंट्रीब्यूट करूं जिससे मुझे उनकी यादें हमेशा आती रहे। तो एक ओल्ड पीपल्स होम का एक NGO हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हम सपोर्ट भी बहुत सारी NGOs को करते हैं, मगर ओल्ड पीपल होम क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये है कि हम जाने के पूरी लाइफ हमारे माँ, हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारा परिवार हमारी परवरिश करता है, हमें देखभाल करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो मैं उन माँओं तक, उन पिताओं तक पहुंचना चाह रहा था, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। आजकल के एक्टर्स सिंगिंग में भी बहुत डैबल कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, श्रद्धा कपूर हैं, उन्होंने भी गाने गाए अपनी फिल्मों के। आयुष्मान खुराना हैं, खैर वो तो वैसे भी उससे पहले भी म्यूजिक में ही थे। तो आप भी कुछ अपनी फिल्मों के गाने, हाँ, तो आप अपनी फ्यूचर फिल्मों के कुछ गाने खुद गाना पसंद करेंगे? अपनी 3 फिल्मों में गाना गा चुका हूँ। आ देखे जरा का टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है। हाँ। न्यूयॉर्क में कुछ आध लाइंस गाई हैं। जेल फिल्म थी सैयावे, उसमें एक गाना है जो गाया है। मगर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उस समय थे, ये गायक बनना चाह रहा है, एक्टर बनना चाह रहा है। तो आपने क्लियर कर लिया कि मैं एक्टर हूँ, अब मैं गाना भी गाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने शुरू में हमें कुछ लाइनें सुनाई थी, तो आपकी खुद की गाई हुई जो फिल्म में आप गा रहे हैं, कुछ लाइनें हमें सुना दीजिए। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। वेरी नाइस। हमारे दर्शकों के लिए कोई एज एन एक्टर जो बनना चाहते हैं कुछ ज़िंदगी में, उन्हें कुछ आप कहना चाहेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए उन्हें, कोशिश, कौन सी कोशिश और कैसे कोशिश करनी चाहिए ताकि वो कामयाबी तक पहुंच सके? कोशिश तो बस आपको इतना ही अपनी लाइफ में करना है कि एज एन एक्टर मेरा ये मानना है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे मेमोरी लेन्स होते हैं, तो जिन लाइफ को बहुत फुल तरीके से आप जिए, बहुत फुल तरीके से, बहुत लोगों से मिलें, बहुत एक्सपीरियंसेस पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक्सपीरियंसेस
आपको अपने करियर में बहुत मदद करती हैं। कहीं आप किसी कैरेक्टर से मिलें, वो कैरेक्टर आपके दिमाग में रह जाता है, तो वही कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर पाएंगे। तो कोशिश तो बस दो चीज़ों की है कि कभी भी लाइफ में सक्सेस और फेलियर, इन दो चीज़ों को सीरियसली मत लेना। हाँ। सिर्फ एक चीज़ के प्रति आप काम करें, वो है हैप्पीनेस। अगर आप खुश हैं तो लाइफ में बस लाइफ बहुत मज़ेदार आप है। बहुत कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अच्छा, अब रैपिड फायर का टाइम हो गया, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें कर ली और शो जी। खत्म करने का टाइम आ गया है। तो 10 सवाल आपसे पूछूंगी और आपको जवाब देने हैं। जी। अगर भगवान आ जाएं तो आप उनसे क्या मांगेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि अगर और जन्म बाकी है मेरे, तो मुझे मेरी माँ और मेरे पिताजी का ही बेटा बना के वापस जन्म व्हाट दो। अ नाइस थिंग टू से। और वही दादी भी चाहिए आपको। बिल्कुल, यही परिवार, पूरा Correct. परिवार। कैसा संगीत पसंद करते हैं? मैं कभी भी म्यूज़िक को तोड़ता नहीं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, म्यूजिक इज म्यूजिक, क्लासिकल हैज हो। नो लैंग्वेज। मेलोडी अगर अच्छी है तो मेरे कानों को अगर पसंद आ गई तो मैं सुनना चाहूँगा। भाषा समझ में भी नहीं आती कभी कभी, मगर मैं तो गाना भी सुनते रहता हूँ। घर पर कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? फटे हुए बॉक्सर्स और फटी हुई टी शर्ट। 70s के पसंदीदा हीरोइन आपकी? वैजंती माला, मधुबाला वुड बी इवन बिफोर दैट आई फील। कैसी फिल्में करना पसंद करते हैं? As an actor, yeah, it's a very cliched answer, but I like performing all characters. उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्द एक लव स्टोरी सामने आए, ताकि लोग देखें कि जिस किस्म का दिल पर्सनल लाइफ में लेके घूमता हूँ, बड़े पर्दे पे भी वो वैसा ही कैरेक्टर दिल कर है। पाता हूँ। अच्छा, फेवरेट फिल्म? शोले एंड कर्स। ओके। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? फिल्मों से ही कुछ रिलेटेड होता। एक डायरेक्टर ज़रूर कोशिश करता कि मैं एक निर्देशक बनने की कोशिश करता। मुकेश जी का फेवरेट गाना? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। लवली, 2 लाइंस गा दीजिए। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हम को आवाज़ दो, हम हैं यहीं हम थे जहाँ। You sound a lot like him, you know. I do? You do? Wow, huge compliment. फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जिंदगी का रोल मॉडल? मिस्टर अमिताभ बच्चन। ओके, रैपिड फायर इज डन। अब आपको यहाँ आना पड़ेगा नील, क्योंकि आपसे मैं हमारे शो के बारे में कुछ लाइनें लिखवाऊंगी और ऑटोग्राफ भी लेना चाहेंगे आपका। ज़रूर। ये है आपकी फोटोग्राफ ओह, आज से, जो ऑलरेडी हमारी टीम ने क्लिक करके स्वीट। चिपका दी।